हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक, जिसके हम सेकंड लेसन पे आए हुए हैं, गणक विधि पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब पढ़ेंगे हम गणक विधि क्या है। अनुसंधानकर्ता जो है वो अपने उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रश्नावली तैयार करता है और वह अपने पास एक ऐसे व्यक्ति को रखता है जिसे वो उस व्यक्ति के पास भेजता है जिससे उन्हें आंकड़े एकत्रित करने हैं। और अनुसंधान उसे क्या कहता है कि तू उस व्यक्ति के पास जा और एक आंकड़े एकत्रित करके ले आ। उसे कहते हैं हम गणक, कि जो व्यक्ति आंकड़ों को एकत्रित करके लाता है। ठीक है, इसकी उपयुक्तता कहाँ कहाँ पर होती है? जहाँ पर क्षेत्र विस्तृत होता है, जिनसे संबंधित गणक निपुण और निष्पक्ष है, वे अनुभवी और व्यवहार कुशल है। मतलब जो गणक होते हैं वो पहले से ही अनुभवी होते हैं, उन्हें इतना ज्ञान प्राप्त होता है कि उस व्यक्ति से कैसे बातें करनी है, कैसे उसके साथ व्यवहार करना है। उस जिस व्यक्ति से आंकड़े प्राप्त करने हैं उसे पता होता है कि इस व्यक्ति की कौन सी भाषा है, कैसे रीति रिवाज है, इस व्यक्ति का कैसा स्वभाव है। उस सारी बातों से वो पहले ही भली भांति परिचित होता है। अब है इसके गुण। ये विस्तृत क्षेत्र में लागू होते हैं, शुद्ध होते हैं और व्यक्तिगत संपर्क करते हैं। जो गणक है मतलब गणकों का सूचकों से व्यक्तिगत संपर्क रहने के कारण जटिल प्रश्नों के शुद्ध और विश्वसनीय उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। निष्पक्षता इसमें पाई जाती है और ये परिपूर्णता होते हैं। अब इसके कुछ अवगुण। ये खर्चीले होते हैं और गणकों की उपलब्धता। गणक इसमें उस व्यक्ति को कहा गया है जो अनुसंधानकर्ता द्वारा एक अलग से ऐसा मेंबर रखा जाए जो सूचना जिससे प्राप्त करनी है उस व्यक्ति के पास उस व्यक्ति को भेजकर, यानी उस गणक को भेजकर हम आंकड़ों का पता लगा सके। उस व्यक्ति को हम कहते हैं गणक, जिस व्यक्ति को अलग से आंकड़े एकत्रित करने के लिए रखा जाए। अब है अधिक समय। इस विधि में अधिक समय लगता है। निजी अनुसंधानकर्ताओं के लिए उपयुक्त, अनुपयुक्त। इस विधि द्वारा आंकड़े संकलित करने पर बहुत खर्चा होता है, इसलिए यह विधि निजी अनुसंधानकर्ताओं के लिए अनुपयोगी है और सरकार के लिए जो यह विधि है अधिक उपयोगी होती है। पक्षपात। इस विधि में पक्षपात पाया जाता है क्योंकि इसमें शुद्धता कम होती है या फिर शुद्धता होती ही नहीं है, इसलिए तो इसमें ज़्यादा पक्षपात पाया जाता है। प्रश्नावली तथा अनुसूचियों का निर्माण तथा उनके गुण। प्रश्नावली तथा अनुसूचियों के निर्माण का प्राथमिक आंकड़ों के संकलन में एक विशेष ही महत्व होता है। अच्छी प्रश्नावली के क्या क्या गुण होते हैं? प्रश्नों की कम संख्या होनी चाहिए। मतलब जो हम अपनी प्रश्नावली या फिर डाक भेजेंगे उस डाक में हमें क्या है, कम से कम प्रश्न लिखे होने चाहिए। सरल, और वो प्रश्न एकदम सरल होने चाहिए, मुश्किल नहीं होने चाहिए, जटिल नहीं होने चाहिए। प्रश्नों का उचित क्रम। जो प्रश्न है क्रमानुसार लिखे होने चाहिए। मतभेद रहित। ऐसे प्रश्न इसमें नहीं होने चाहिए जिससे कि मतभेद फैले, जिससे उस व्यक्ति को यानी सूचनाकर्ता के मन को ठेस पहुँचे। गणना। ऐसे इसमें प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए जिससे कि उस व्यक्ति को गणना करनी पड़े। ये तो रह गया फोर्थ। अनुसूचित प्रश्न नहीं होने चाहिए, यानी इसमें ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए जिससे सूचना देने वाले व्यक्ति के मान सम्मान को ठेस पहुँचे। पूर्व परीक्षण। हमें इस प्रश्नावली को उस सूचनाकर्ता से पूछने से पहले इसका एक बार परीक्षण कर लेना चाहिए कि इसमें कहीं पर कोई गलती तो नहीं है। निर्देश। प्रश्नावली को भरने के लिए उसमें स्पष्ट तथा निश्चित निर्देश देने चाहिए। सत्यता की जाँच। प्रश्नावली में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाने चाहिए जिनसे उत्तरों की सत्यता की परस्पर जांच की जा सके। प्रश्नावली लौटाने की प्रार्थना। अगर जो सूचना करता है वो प्रश्नावली के सभी प्रश्नों का उत्तर दे देता है तो उसे हमें लास्ट में ये प्रार्थना करनी चाहिए कि वो अब प्रश्नावली को वापस अनुसंधानकर्ता के पास लौटा दे। अब इसमें बताया गया कि प्रश्न कैसे होने चाहिए जो हम पूछते हैं। सामान्य विकल्प वाले प्रश्न, यानी ऐसे प्रश्न होने चाहिए जिसमें हाँ या ना का उत्तर हो या फिर सही या गलत का उत्तर उस सूचनाकर्ता को देना हो। उदाहरण के लिए, क्या आपके पास कार है, जिसका उत्तर जो सूचनाकर्ता है हाँ या ना में ही देगा। मतलब इस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। दूसरा कैसा प्रश्न होना चाहिए? बहुविकल्पीय प्रश्न होना चाहिए, मतलब उसे विकल्प मिलने चाहिए। जैसे कि आप घर
से कॉलेज कौन से साधन में जाते हैं? पैदल, साइकिल से, बस से या स्कूटर से? अब है थर्ड, विशिष्ट जानकारी देने वाले प्रश्न। ऐसे क्वेश्चन भी पूछने चाहिए जिससे हमें उसकी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिले, जैसे कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं या फिर आपका जेब खर्च कितना है। अब है खुले प्रश्न। कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछने चाहिए जिससे सूचक अपने विचार को स्पष्ट रूप से बता सके, जैसे कि भारत में कीमतों को कैसे कम किया जा सकता है, अथवा देश में बिजली की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन हमें अपनी प्रश्नावली में पूछने चाहिए जिससे कि जो सूचक है वो आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर दे सके। अब आता है थर्ड, द्वितीयक आंकड़ों का संकलन। अब तक हमने क्या पढ़ा था कि जो प्राथमिक स्रोत है, उस प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं, उन्हें कैसे इकट्ठा किया जाता है, उसके गुण क्या होते हैं, अवगुण क्या होते हैं, उपयुक्तता क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे द्वितीय आंकड़े। द्वितीय आंकड़े यानी कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। इसे हम दो प्रकार से जो है इनका संकलन कर सकते हैं, एक प्राथमिक स्रोत की मदद से और एक अप्रकाशित स्रोत की मदद से। हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राथमिक स्रोत। प्रकाशित स्रोत मतलब जो सरकारी प्रकाशन भारत की केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के मंत्रालय तथा विभाग विभिन्न विषयों से संबंधित आंकड़े प्रकाशित करते हैं। यानी बहुत सारे विषय होते हैं कि अब की बार इतना बजट है, पिछले साल से ज़्यादा है या कम है। मतलब इस प्रकार की जो विषय हैं इनके बारे में जो प्रकाशित होती रहती हैं खबरें, और ये किसकी सहायता से प्रकाशित होते हैं? सांख्यिकी की वजह से हम इन्हें जो है प्रकाशित कर सकते हैं। सरकारी प्रकाशन यानी जो अर्ध सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, जिला परिषद आदि कोई भी पद है, तो ये जो सभी आंकड़े किसकी सहायता से प्रकाशित करते हैं? सांख्यिकी की सहायता से। इसमें भी सांख्यिकी की आवश्यकता पड़ती है। समितियों व आयोगों की रिपोर्टें, जैसे वित्त आयोग कितना है, एकाधिकार आयोग, योजना आयोग, ये जितने भी आयोग हैं इन सभी आयोगों को प्रकाशित करने के लिए भी हमें सांख्यिकी की आवश्यकता पड़ती है। व्यापारिक संघों के प्रकाशन, पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, यानी बड़े बड़े व्यापारिक संघ भी अपने अनुसंधान तथा सांख्यिकी विभागों द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों को ही प्रकाशित करते हैं। जैसे चीनी के बड़े बड़े व्यापारिक हैं, बड़े बड़े इसके जो मिल हैं, वो भी सांख्यिकी की वजह से ही इनके आंकड़े जो है प्रकाशित करते हैं। अब है अनुसंधान संस्थाओं के प्रकाशन। जो अनुसंधान संस्थाएं हैं, जैसे भारतीय सांख्यिकी संस्था, व्यवहारिक आर्थिक शोध की राष्ट्रीय परिषद, इन सभी को भी आंकड़े प्रकाशित करने के लिए सांख्यिकी की आवश्यकता पड़ती है। पत्र पत्रिकाएं, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, फैक्ट्स फॉर यू, कॉमर्स आदि भी उपयोगी आंकड़े प्रकाशित करते हैं। व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता के प्रकाशन और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। अंतर्राष्ट्रीय कौन कौन से प्रकाशन? जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ILO, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इन सब को भी जो है आंकड़े प्रकाशित करने के लिए सांख्यिकी की आवश्यकता पड़ती है। अप्रकाशित स्रोत कौन कौन से होते हैं? यानी जो किसी चीज़ में प्रकाशित नहीं किए जाते, अखबार में, पत्र पत्रिकाओं में या फिर रेडियो में, मतलब कहीं पर भी प्रकाशित नहीं किए जाते। जैसे कि मैंने अपने स्कूल के जो रिकॉर्ड हैं वो अपने पास रखे हुए हैं, कहीं पर वो मैंने प्रकाशित नहीं कर रखे, और कोई व्यक्ति अगर उन आंकड़ों को मुझसे लेना चाहता है तो हम उसे कहेंगे द्वितीय स्रोत। अब है द्वितीय आंकड़ों के प्रयोगों के संबंध में सावधानियाँ क्या क्या हमें रखनी चाहिए। संकलन संगठन की योजनाएं। योग्यता, संकलन संगठन की क्या योग्यता है? उद्देश्य तथा क्षेत्र कि ये आंकड़े इकट्ठे करने के लिए उनका क्या उद्देश्य है, वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है। संकलन विधि, हमें यह भी ज्ञात करना चाहिए कि द्वितीय आंकड़ों को प्राथमिक रूप से संकलित करते समय जो विधियाँ अपनाई गई हैं वो उपयुक्त विश्वसनीय है भी या नहीं। संकलन का समय तथा परिस्थितियाँ, हमें जो संकलन ये आंकड़े इकट्ठा करते हैं इससे हम समय का भी पता लगा सकते हैं कि कौन से समय में, जैसे कोरोना का इसमें उदाहरण हम ले सकते हैं कि पिछले साल कोरोना के 1 लाख मरीज पाए गए हैं या फिर
1.5 लाख इससे लोगों की मृत्यु हुई है। मतलब इससे हमें समय की भी समय का पता चलता है और परिस्थितियों पता चलता है कि उस समय कोरोना काल चल रहा था, जिस समय मतलब 2020 में कोरोना काल चल रहा था, जिसकी वजह से कोरोना के मरीज मारे गए। इकाई की परिभाषाएं। संकलित आंकड़ों को प्रयोग करने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि अनुसंधान में आंकड़ों की इकाइयों का जिन अर्थों में प्रयोग किया गया है क्या उनमें समानता पाई जाती है या नहीं। शुद्धता। इन आंकड़ों में जो है शुद्धता भी पाई जाती है। और इसके बारे में क्या डॉक्टर बाउले ने क्या कहा है कि प्रकाशित आंकड़ों को बिना उनके अर्थ व सीमा जाने जैसी का तैसा ग्रहण कर लेना भी कभी सुरक्षित नहीं होगा। मतलब जो आंकड़े हम ग्रहण कर रहे हैं उन आंकड़ों को पहले हमें उनकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, फिर हमें उन्हें एकत्रित करना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।